बीएससी सिक्स सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम फर्स्ट यूनिट में अब तक जो डिस्कस कर चुके हैं वो आइसोबार और आइसोथर्म, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फ्री एनर्जी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, हम फ्री एनर्जी ऑफ एड्सॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे और फ्रिडलिच मॉडल को भी हो सकता है इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करें। अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो इसी वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज फिर अगला वीडियो बनाएंगे इसमें। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके सामने है, और टॉपिक है हमारा, हम टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं बेटा। तो हमारे पास है फ्री एनर्जी ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से हमें आंसर राइटिंग करनी है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एड्सॉर्प्शन, ऐसा ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आप टेम्परेचर का एड्सॉर्प्शन पे क्या प्रभाव है, इसे थर्मोडायनेमिकली समझाइए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्सॉर्प्शन, एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो तीसरा मैंने क्वेश्चन बोला है कि यही क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भैया एक्सप्लेन एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्सॉर्प्शन, जो ऐसा मैं अभी तक बता चुका हूं आपको, ऑन एड्सॉर्प्शन इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिकल इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा करके ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है। तो इन सभी का आंसर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एड्सॉर्प्शन या एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्सॉर्प्शन इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दोनों का ही आंसर यहाँ पर है, एक ही जैसा आंसर है, वैसा ही लिखना है आपने। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन एड्सॉर्प्शन, इसको हमने अभी तक देखा है। और इसमें हमने ये देखा है कि भाई, इसमें हमने देखा है कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन कम हो जाता है, ऐसा हमने देखा है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम चाहे वो फिजिकल हो केमिकल हो, ऑलमोस्ट एक ही बात रहती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक समय के बाद एड्सॉर्प्शन कम हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कम क्यों हो जाता है, तो उसको हम कैसे आंसर देते हैं। अभी तक हम उसको कैसे आंसर दे रहे थे, अभी तक हम कह रहे थे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, एड्सॉर्प्शन में पार्टिकल सरफेस में बॉन्ड बनाते हैं या अट्रैक्ट होते हैं। और ये एक, जहाँ पर बॉन्ड बन रहे होते हैं या अट्रैक्शन जहाँ पे हो रहा होता है, मतलब एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि गैस के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल सॉलिड के सरफेस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, सॉलिड के सरफेस में बॉन्ड बना रहे हैं। और ये जब जब अट्रैक्शन होता है, जब जब बॉन्ड बनता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में एनर्जी बाहर निकलती है। तो अभी तक हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे कि भैया ये हमारा एड्सॉर्बेंट है और ये ऊपर से चिपक रहे हैं, एड्सॉर्बेट है। और जब ये चिपकते हैं तो यहाँ एनर्जी बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका मतलब आप हीट दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इस प्रोसेस को उल्टा कर रहे हो। ये जो हीट छोड़ रहा है इसके विपरीत आप काम कर रहे हो। तो इसका मतलब है आप इस प्रोसेस को के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला जो प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन, ये एक्सोथर्मिक होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो अभी तक हम ये सारी बातें समझ चुके थे। अब हमने यही बात जो अभी लिखी है, जो बताई है, हमने अब इसी चीज को थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में समझना है। ठीक है, अब हमने ये बात कि टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन रुक जाएगा, कम हो जाएगा, इसी बात को अब हम एक अलग तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, और वो तरीका है थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में।
थर्मोडायनेमिक्स के रूप में, ऊष्मागतिकी के शब्दों में हमने इस बात को समझना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब इस पूरे आंसर को समझने से पहले आपको एक दो बातें समझा देता हूं, उसको समझिएगा। इस पूरे आंसर को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि यार डेल्टा एच क्या है। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं वो हम पहले समझ लेते हैं, और डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एस क्या है और डेल्टा जी क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो, डेल्टा एच का मतलब है हीट चेंज। किसी प्रोसेस में जो हीट चेंज हुआ है उसको हम कहते हैं डेल्टा एच। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस है उसमें क्या हीट चेंज हो रहा है, कितना मात्रा में हीट चेंज हो रहा है, उसी को हम डेल्टा एच कहते हैं। इसको हम चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। डेल्टा एच मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी। क्या है ये? चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी है। ठीक है, ठीक है। या इसको और क्या कहते हैं हम, ये हमारा किसको दर्शाता है, ये हमारा हीट चेंज को दर्शाता है कि भैया कितना हीट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मान लो कि किसी प्रोसेस में हीट बाहर निकलती है, यानी कि वो प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। अगर किसी प्रोसेस में हीट बाहर निकल रही है तो हीट कम हो जाती है, क्योंकि हीट तो बाहर निकल गई, तो प्रोडक्ट की हीट कम हो जाएगी, रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा होगी। ठीक है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदला तो हीट बाहर निकल गई। हीट बाहर निकल गई, क्यू मतलब होता है हीट। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला तो हीट बाहर निकल गई। मान लेते हैं कि रिएक्टेंट की हीट थी 100 और यहाँ पे 40 हीट बाहर निकल गई, तो प्रोडक्ट की हीट कितनी बची, 60 बची। तो चेंज इन हीट कितना आएगा, और चेंज इन हीट निकालने के लिए हम प्रोडक्ट की हीट माइनस रिएक्टेंट की हीट करेंगे, तो 60 माइनस 100 बराबर कितना जाएगा, -40। तो ये है -40, क्या है, ये है चेंज इन हीट, ये है डेल्टा एच। तो अगर कोई प्रक्रिया एक्सोथर्मिक है जहां हीट बाहर निकल रही है, तो वहां फाइनल जब प्रोडक्ट बनता है तो उसकी हीट कम होती है। तो हीट चेंज अगर निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, तो प्रोडक्ट की हीट कम है, इसलिए हीट चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसको ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी प्रोसेस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, उनके लिए डेल्टा एच का साइन हमेशा कैसा आता है, माइनस आता है। आपने ये पढ़ा होगा और आप अभी रिवाइज कर लीजिए इसको। तो जो जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं संसार में, उन सभी प्रोसेस के लिए हीट चेंज का साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, अगर प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक मतलब इंडो मतलब होता है हीट अंदर आएगी, एक्सो मतलब बाहर जाएगी। अगर कोई प्रक्रिया एंडोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, सॉरी ऊष्मा शोषी है। ठीक है, अगर कोई प्रक्रिया, कोई प्रोसेस, कोई भी रिएक्शन अगर क्या है, एंडोथर्मिक है, तो ऐसे में हीट अंदर आ रही है। और अगर हीट अंदर आ रही है तो रिएक्टेंट की हीट कम होगी, और फिर वो हीट लेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा होगी, क्योंकि हीट अंदर आ रही है ना, तो प्रोडक्ट की हीट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम है। अब चेंज इन हीट निकालोगे आप, चेंज इन हीट निकालोगे, डेल्टा एच निकालोगे। तो क्योंकि प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा है, उत्पाद की ऊष्मा ज़्यादा है, अभिकारक की ऊष्मा कम है, तो ऊष्मा में परिवर्तन कैसा आएगा, चेंज इन एंथैल्पी कैसा आएगा, भाई बताओ, खुद ही बताओ, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट कितना था, 100 था, अब उसने बाहर से हीट ले ली। ठीक है, और वो हीट होगी मान लो 30, तो अब प्रोडक्ट की हीट कितनी हो जाएगी, 130। तो डिफरेंस कितना आएगा, 130 माइनस 100, और वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो यानी कि अगर कोई प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, तो अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो ऐसे में हीट चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये दो बातें आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। ये बातें आपने पहले भी समझी होंगी, अभी इसको फिर से बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर प्रोसेस एक्सो है तो हीट चेंज माइनस होता है। अगर प्रोसेस कैसा है, अगर प्रोसेस एक्सो है तो हीट चेंज कैसा होगा, माइनस। ठीक है, और अगर प्रोसेस एंडो है तो अंदर हीट आ रही है, हीट बढ़ जाएगी, तो हीट चेंज कैसा होगा, प्लस। प्लस में होगा आंसर। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। अब देखो, अब इस संसार में क्या होता है कि कुछ प्रक्रियाएं खुद से होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं क्या होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इस संसार में प्रक्रियाएं, कुछ प्रोसेस कैसे होते हैं, खुद से होते हैं। खुद से जो प्रोसेस होते हैं उनको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इस संसार में जो जो प्रक्रियाएं खुद से होती हैं, द प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय देमसेल्फ, जो प्रक्रियाएं इस संसार में खुद से होती हैं,
जो प्रोसेस खुद से होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? उनको स्पॉन्टेनियस कहा जाता है, उनको फिजिबल कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब वैज्ञानिक ये समझना चाहते थे कि जब अब होता क्या है कि अगर कोई प्रक्रिया खुद से है तो उसके लिए क्या होता है, अगर कोई प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए ऊष्मागतिकी के अनुसार, उसके लिए ऊष्मागतिकी के अनुसार डेल्टा एच का मान हमेशा नेगेटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे कि खुद से होने वाली कोई प्रक्रिया आप याद कीजिए, खुद से होने वाली कोई प्रक्रिया जैसे कि आपकी बॉल ऊपर रखी हुई है, फिर वो खुद से नीचे आ जाएगी। अगर ऊपर है छोड़ दीजिए, खुद से नीचे आ रही है। ठीक है, अगर एक हाई लेवल पे पानी रखा हुआ है और आप उसमें एक पाइप लगा दीजिए तो खुद से पानी नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ रही है सारी चीजें, बॉल ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, या आपका जो पानी है वो ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है। ठीक है, या कोई रिएक्शन खुद से क्यों हो रही है, क्योंकि उन इन सभी में क्या है, इन सभी में प्रोडक्ट की जो एनर्जी है ना वो कम है। प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी है, कम है। ठीक है, देखो, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी 100 है और प्रोडक्ट की एनर्जी अगर 30 है, तो यार ये रिएक्शन खुद से होगी, ये रिएक्शन खुद से होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी कम है भाई, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया खुद से होगी। तो जहां जहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, जहां जहां पर उत्पाद की ऊर्जा कम होती है, वो प्रक्रियाएं खुद से होती हैं, वो प्रक्रियाएं स्वयं से होंगी। तो यार अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी इसका मतलब क्या है बताइए, इसका मतलब एनर्जी बाहर निकली है, इसका मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकली है, एनर्जी बाहर निकली है, हीट बाहर निकली है। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और एक्सोथर्मिक है तो साइन क्या होगा, डेल्टा एच का साइन क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि जितनी प्रक्रियाओं में, जितनी भी प्रोसेस में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी वो सारी प्रक्रियाएं स्वयं से होंगी, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी में इस चीज का अध्ययन किया जाता है कि भैया ये प्रक्रिया खुद से होगी कि नहीं होगी, इसका अध्ययन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर कोई प्रोसेस में प्रोडक्ट बहुत ही स्टेबल है, प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत कम है, प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है, तो रिएक्टेंट खुद प्रोडक्ट को बना देगा। ठीक है, वो रिएक्शन खुद से होगी। यानी कि अब एनर्जी प्रोडक्ट की कम है तो तो इसमें हुआ क्या होगा, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो उसका मतलब कुछ एनर्जी निकली होगी। तो ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच का साइन कैसा होता है, माइनस। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है, खुद से होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए, किसी प्रक्रिया के खुद से होने के लिए प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए। किसी प्रक्रिया के खुद से होने के लिए रिएक्ट प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सबसे पहली बात। किसी प्रोसेस के खुद से होने के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, इसको दूसरे शब्दों में बोलो, इसका मतलब हीट निकल रही होगी, इसका मतलब ये प्रक्रिया कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो खुद से होने के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम चाहिए, इसका मतलब प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। और इसको डेल्टा एच के टर्म में बोलेंगे तो डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो डेल्टा एच का साइन माइनस जहां जहां पे होगा वो प्रोसेस खुद से होंगे, वो प्रोसेस बच्चों क्या होंगे, खुद से होंगे। इसका ध्यान रखना है, इसका आपने क्या करना है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो पहला, थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार कोई भी प्रक्रिया जो खुद से होगी, जो स्पॉन्टेनियस होगी, उसके लिए पहला क्राइटेरिया क्या बताया वैज्ञानिकों ने, कि डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, उसमें माइनस होना चाहिए। उन प्रक्रियाओं में हीट बाहर निकलनी चाहिए, उन प्रक्रियाओं में स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए। स्टेबल प्रोडक्ट बनता होगा इसलिए वो प्रक्रियाएं खुद से होती होंगी। ठीक है, तो डेल्टा एच का साइन कैसा होना चाहिए, माइनस। लेकिन अब कुछ प्रोसेस एनवायरनमेंट में वैज्ञानिकों ने ऐसे देखे, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जहां हीट लगती है, जो एक्सोथर्मिक नहीं होते, इंडोथर्मिक होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद से होते हैं। ठीक है, फिर भी वो खुद से होते हैं। जैसे कि बर्फ का गलना, ठीक है, जो आइस है वो गल जाती है, आइस गल के क्या बना देती है, पानी बना देती है, खुद से होता है ये। और पानी का वेपर्स में चेंज होना, पानी का किस में चेंज होना, भाप में बदलना, ये भी खुद से होता है। तो ये हो गया हमारा मेल्टिंग, ये मेल्टिंग हो गया। और ये हो गया हमारा वेपराइजेशन या इवोपरेशन। तो
ये दोनों प्रोसेस अगर आप देखोगे तो ये हमारे ब्रह्मांड में हमारे आसपास ये खुद से हो रहे हैं। मतलब आइस स्वयं से मेल्ट हो जाती है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, पानी स्वयं से भाप बन जाता है, ये भी स्पॉन्टेनियस है। तो यार ये दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, लेकिन इन दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, इन दोनों खुद से होने वाली प्रक्रिया में तो डेल्टा एच, इन दोनों खुद से होने वाली प्रक्रिया में तो हीट लग रही है। ठीक है, आइस हीट खींचती है तब पानी में चेंज होती है, पानी हीट लेता है तब भाप में बदलता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं में तो डेल्टा एच का साइन कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब कि डेल्टा एच का साइन नेगेटिव हो तभी प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी, ऐसा हर जगह संभव नहीं है। इसका मतलब ये कि डेल्टा एच के साइन के नेगेटिव होने से ये सत्य नहीं है कि प्रक्रिया हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। कभी कभी डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होने पर भी प्रोसेस क्या हो जाते हैं? स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। इसका मतलब है कि भैया डेल्टा एच से काम नहीं बन रहा है, कोई नया टर्म लाना पड़ेगा। तो वैज्ञानिक लेके आते हैं डेल्टा एस, इसको बोलते हैं एंट्रोपी चेंज। क्या बोलते हैं? एंट्रोपी चेंज कहते हैं। ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे है ये सारी चीजें, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि यार ये डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। नहीं नहीं, इससे काम नहीं बन रहा है, क्योंकि आइस का मेल्ट होना तो स्पॉन्टेनियस है ना बाबा, और पानी का भाप बनना भी तो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन इन दोनों में तो हीट लग रही है, दोनों में तो हीट चेंज पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होने से, ऐसा बोलने से काम नहीं बनेगा, हमें दूसरा फैक्टर भी देखना पड़ेगा। अब दूसरा फैक्टर वैज्ञानिक क्या देखते हैं? वो है एंट्रोपी चेंज। अब वैज्ञानिकों के अनुसार, देखो वैज्ञानिकों के अनुसार इस संसार में जहां जहां पर चीजें बिखरेंगी, जहां जहां पे चीजें बिखरेंगी, उसको कहते हैं, बिखरने को, रैंडमनेस को गणितीय रूप में कहते हैं एंट्रोपी। रैंडमनेस को क्या कहते हैं गणितीय रूप में? एंट्रोपी। मतलब यहाँ पे देखो, ये कण है, ये आपके एक आप क्लास के अंदर ही बच्चे बैठे हैं, ऐसा मान लो। अभी ये बिल्कुल आराम से अच्छे से बैठे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर अव्यवस्था कम है, रैंडमनेस कम है। इसका मतलब रैंडमनेस को गणितीय रूप में एंट्रोपी कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एंट्रोपी कम है, एस कम है। अब ये बच्चे अपने अपने घरों को चले गए, कोई मार्केट चला गया, कोई अपने घर चला गया, कोई ट्यूशन चला गया। तो अब ये क्या है? ये यहाँ पर क्या है? एंट्रोपी बढ़ गई, यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ गई तो एंट्रोपी बढ़ गई। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जिन जिन प्रक्रियाओं में, जिन जिन प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। वो प्रोसेस क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। इसी को ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहते हैं कि जिन जिन प्रक्रियाओं में, जिन प्रोसेस में, नेचुरल जो ये यूनिवर्स में जो नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं, अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो आपको वहां पर, अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो आपको वहां पे एंट्रोपी बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी, वहां पे अव्यवस्था बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल पेड़ है, पेड़ में जो 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 पेड़ में जो फूल लगता है, उसके लिए ऊर्जा लगती है एक्चुअली। ठीक है, पेड़ में जो फूल, जो पत्तियां लगी हैं, उनके लिए ऊर्जा लगी है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, उनके लिए पूरी शक्तियां लगी हुई हैं, तब वो पत्ता आया। लेकिन पत्ता बिखर जाता है ना, उसके लिए कोई उसके लिए कोई ऊर्जा नहीं लगेगी, वो स्पॉन्टेनियस खुद से हो रहा है। वो वहां पे जो पत्ता है, वो एक टाइम आएगा खुद से बिखर जाएगा चारों तरफ, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हमारा मरना भी एक स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि हम मरेंगे तो हमारे कण बिखर जाएंगे, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब इसके लिए कोई कोई शक्ति की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होगा, ये होगा ही होगा। तो इस संसार में जो जो प्रक्रियाएं खुद से होंगी, वहां पर कण बिखरेंगे, वहां पर वहां पर एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये बोलते हैं कि भैया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होनी चाहिए? क्या होती है? एंट्रोपी बढ़ती है। बढ़ने का मतलब पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे वो बोलते हैं आइस में क्या होता है? आइस में पार्टिकल्स, पानी के कण, ये पानी के कण मान लो, आइस में पानी के कण बहुत अच्छे से व्यवस्थित होते हैं। फिर वो पानी में क्यों बदल जाता है? आइस में जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से व्यवस्थित होते हैं, लेकिन लेकिन ये व्यवस्थित हैं, यहाँ पे एंट्रोपी कम है, तो ये अव्यवस्थित होना चाहेंगे, एंट्रोपी बढ़ाना चाहेंगे। तो ये प्रक्रिया कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ पर वो पानी में बदल जाते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल फ्री हो जाते हैं, एंट्रोपी बढ़ जाती है, अव्यवस्था बढ़ जाती है। ठीक है,
तो ये इस वजह से ये स्पॉन्टेनियस है। ओके, और फिर पानी भाप बनना क्यों पसंद करता है? क्योंकि इससे और इंट्रोपी बढ़ रही है। तो यहाँ पर इंट्रोपी बढ़ी, यहाँ पे और बढ़ गई, इसलिए ये प्रक्रियाएं खुद से होती हैं। ठीक है, ये प्रक्रियाएं खुद से होती हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोसेस जो है इस संसार का, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, इसके लिए डेल्टा एच कैसा होना चाहिए? माइनस। और डेल्टा एस कैसा होना चाहिए? प्लस। ठीक है, डेल्टा एच कैसा होना चाहिए? माइनस। डेल्टा एस कैसा होना चाहिए? प्लस। अगर ये दोनों ही, अब किसी प्रक्रिया में, अगर किसी प्रक्रिया में ये दोनों फेवर कर रहे हैं, यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस उसमें बढ़ रहा है, तो अगर किसी प्रक्रिया में दोनों फेवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फेवर कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। अगर दोनों क्या कर रहे हैं? अगर किसी प्रक्रिया में, किसी प्रक्रिया में, किसी प्रक्रिया में अगर दोनों क्या कर रहे हैं? फेवर कर रहे हैं। ठीक है, फेवर कर रहे हैं, फेवर मतलब होता है अगर वो दोनों क्या कर रहे हैं? सहमत हैं, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो इस संसार की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती। वो प्रक्रिया होगी ही होगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। भगवान भी उसको नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मतलब वो भगवान का लिखा हुआ है कि वो होना ही होना है उसको। तो जिस प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, वो प्रोसेस होता ही होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और जिस प्रोसेस में ये दोनों फेवर नहीं होते, ये दोनों फेवर नहीं होते, इसका मतलब दोनों ही अगर फेवर नहीं करेंगे, दोनों ही अगर फेवर नहीं करेंगे, मतलब ये दोनों बोलेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा एच उल्टा हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच पॉजिटिव जाएगा। डेल्टा एस को पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। अगर दोनों ही फेवर नहीं करेंगे, दोनों ही बोलेंगे ना बाबा ये नहीं हो सकता, फेवर नहीं करेंगे, तो इस संसार की कोई शक्ति उस प्रक्रिया को होने, मतलब होने नहीं देगी। मतलब वो प्रक्रिया होगी ही नहीं, वो प्रोसेस होगा ही नहीं, कभी खुद से वो प्रोसेस नहीं हो सकता है। वो प्रोसेस कभी होगा ही नहीं, इस ब्रह्मांड में वो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो अगर दोनों फेवर नहीं कर रहे हैं तो उसको तुम करवा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, इट्स इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आती है तीसरी कंडीशन। अगर एक फेवर करे, एक बोले हाँ भाई होना चाहिए, और एक ना करे, एक फेवर करे, एक फेवर ना करे, एक फेवर नहीं कर रहा है, एक फेवर कर रहा है, एक फेवर नहीं कर रहा है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है लेकिन डेल्टा एस भी नेगेटिव है, ये फेवर नहीं कर रहा, या उल्टा ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव हो गया, दोनों ही फेवर नहीं कर, दोनों में से एक फेवर नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा भैया? तो ऐसे में क्या वो प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी? तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है फिर टेम्परेचर के ऊपर, हमारे ईश्वर के ऊपर। ये हमारे ईश्वर है, तापमान जो हमें जिंदा रखते हैं। तो अगर दोनों फेवर कर रहे हैं तब तो होना ही होना है, तब टेम्परेचर भी कुछ नहीं कर सकता। और दोनों ही फेवर नहीं कर रहे हैं तब भी वो कभी नहीं हो सकता, वो प्रक्रिया होगी ही नहीं, वो कभी होगी ही नहीं, टेम्परेचर उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, एक फेवर कर रहा है, एक फेवर नहीं कर रहा है, तो ऐसे में कौन आ जाता है हीरो बन के? ऐसे में टेम्परेचर हीरो बन के आ जाता है। ठीक है, अब टेम्परेचर और इन तीनों का रिलेशन होता है, एक रिलेशन है जहाँ पे एक नया टर्म आता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये एक नया रिलेशन आ जाता है, ये नया रिलेशन बच्चों ने याद रखना होता है, एक नई चीज आ जाती है और वो है डेल्टा जी। यहाँ पे हीरो की तरह एक नया टर्म आ जाता है, इनको मिला के उसको कहते हैं डेल्टा जी, जिसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये भी क्या है? एनर्जी चेंज है। और एनर्जी चेंज हमेशा कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। जैसे कि एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आ रहा है ना, वैसे एनर्जी चेंज भी कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। मतलब भैया किसी प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए ना, प्रोडक्ट स्टेबल यानी कि उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रोडक्ट मतलब किसी रिएक्शन के होने के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम। वो स्टेबल होना चाहिए, उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। इसका मतलब एनर्जी चेंज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर एक नया टर्म आता है डेल्टा जी, जिसको हम कहते हैं फ्री एनर्जी चेंज। और इसका साइन कैसा आना चाहिए? अगर प्रोसेस खुद से हो रहा है, अगर प्रोसेस खुद से हो रहा है तो इसका साइन कैसा आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। इसका साइन कैसा आना चाहिए? माइनस में। क्यों आना चाहिए माइनस में? क्योंकि ये क्या है? एनर्जी चेंज है। और जो प्रक्रियाएं खुद से होती हैं उनमें एनर्जी घटती है भैया, एनर्जी क्या होती है? घटती है, इसलिए साइन कैसा आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। ठीक है, अब अब देखेंगे। अब देखो, मान लो कि भाई ये फेवर नहीं कर रहा है, मान लो ये फेवर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कैसा है? मान लेते ये पॉजिटिव है, ठीक, ये फेवर नहीं कर रहा है।
लेकिन ये फेवर कर रहा है, डेल्टा एस फेवर कर रहा है, डेल्टा एस फेवर कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाता है, मतलब ये फेवर कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब हमने इस इक्वेशन के आधार पे, इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन बताएगी कि टेम्परेचर क्या प्रभाव डालेगा। अब मान लेते हैं कि डेल्टा एच, तेज हो रहा है तो थोड़ा स्लो करते हैं, मान लेते हैं कि डेल्टा एच फेवर कर रहा है, डेल्टा एच फेवर कर रहा है, इसका मतलब ये माइनस है, ठीक हो गया। और डेल्टा एस फेवर नहीं कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं, ये फेवर नहीं कर रहा है ऐसा मानते हैं। अगर ये फेवर नहीं कर रहा है तो ये कैसा होना चाहिए, वैसे तो प्लस होना चाहिए फेवर के केस में, मतलब ये बोल रहा है कि नहीं भैया स्पॉन्टेनियस मेरी तरफ से तो नहीं है स्पॉन्टेनियस, तो ये अगर बोल रहा है मेरी तरफ से स्पॉन्टेनियस नहीं है तो इसका साइन कैसा होना चाहिए, इसका तो प्लस होना चाहिए स्पॉन्टेनियस में, लेकिन ये बोल रहा है नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस भैया मेरी तरफ से नॉन स्पॉन्टेनियस, तो साइन कैसा होगा माइनस, माइनस इसके आगे माइनस होगा और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये ऐसा हो गया बेटा इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऐसी हो गई, ठीक है। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऐसी हो गई, अब बताओ टेम्परेचर कम होगा तो इक्वेशन तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब होगी। तो बेटा हमें डेल्टा जी का साइन कैसा चाहिए बेटा जी, डेल्टा जी का साइन कैसा चाहिए, माइनस चाहिए। तो माइनस के लिए कैसा साइन, क्या कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो ये पूरा फैक्टर कम हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर कम हो जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा इससे ज़्यादा इस इनसे ये ज़्यादा हो जाएगा, तो साइन कैसा जाएगा माइनस। तो ऐसे में प्रक्रिया क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा एच फेवर कर रहा है, डेल्टा एस फेवर नहीं कर रहा है। अब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों, कब, जब लो टेम्परेचर होगा। क्यों, क्योंकि जब लो टेम्परेचर होगा तो टी डेल्टा एस छोटा हो जाएगा और डेल्टा एच जो कि माइनस में वो ज़्यादा हो जाएगा, तो पूरा आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और एनर्जी चेंज माइनस में आने का मतलब है प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, इसका मतलब वो प्रोसेस खुद से होगा, वो प्रोसेस लो टेम्परेचर पे होगा, संभव है। लेकिन इसका उल्टा कर दो, अब मान लो कि भैया टेम्परेचर को बढ़ा दिया आपने, ये टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये छोटा हो जाएगा और ये साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ऐसे में वो प्रोसेस खुद से नहीं हो पाएगा, ना बाबा ना, वो प्रोसेस खुद से नहीं हो पाएगा। तो बस यही बात हमने यहाँ पर समझनी है, तो यही पूरी कहानी यहाँ पर हमने समझनी है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसी को आपको समझा देता हूँ फटाफट से, ठीक है। ये आंसर आपने यहाँ पे देना है, एग्जाम में आएगा पक्का ये बेटा, ये 5 नंबर में आएगा एग्जाम में, और हो सकता है कि 15 नंबर में भी ये क्वेश्चन मिला के आपसे पूछ ले। तो देखो आपने क्या कहना है, एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, एड्जॉर्प्शन में बच्चों क्या होता है, एड्जॉर्प्शन में ऊपर से पार्टिकल आते हैं चिपकते हैं, ठीक है, पार्टिकल आए चिपके, यानी कि अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो हीट निकल रही है ना, तो डेल्टा एच का साइन कैसा है यहाँ पे माइनस, डेल्टा एच क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, बोलेगा हाँ भैया प्रक्रिया होगी, ठीक है, खुद से होगी, एड्जॉर्प्शन खुद से होगा ऐसा बोल रहा है ना। डेल्टा एच क्या बोल रहा है, क्योंकि पार्टिकल चिपक रहे हैं तो हीट निकल रही है, हीट निकल रही है यानी कि एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है मतलब कम हो रही है, कम हो रही है इसका मतलब चेंज इन हीट क्या होगा, माइनस होगा। चेंज इन, जब हीट माइनस होती है, हीट माइनस होती है तो प्रक्रिया खुद से होती है, यानी कि डेल्टा एच क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है। अब यहाँ पर पार्टिकल चिपक रहे हैं बेटा, पार्टिकल चिपक रहे हैं इसका मतलब ये व्यवस्थित हो रहे हैं, पार्टिकल अगर चिपक रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, व्यवस्थित हो रहे हैं। तो यहाँ पर अव्यवस्था घट रही है, रैंडमनेस घट रही है, पहले रैंडमनेस बहुत अच्छी थी, यहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा थी, यहाँ पे रैंडमनेस कम हो गई है, तो यहाँ रैंडमनेस कम हो रही है, एड्जॉर्प्शन में रैंडमनेस कम होती है क्योंकि पार्टिकल चिपकते हैं, पार्टिकल चिपकते हैं तो पार्टिकल व्यवस्थित हो जाते हैं, पार्टिकल व्यवस्थित हो गए, पार्टिकल अरे वेल अरेंज्ड हो गए, इसका मतलब यहाँ पर रैंडमनेस घट रही है, यानी कि डेल्टा एस माइनस होगा, यानी कि ये नॉट फेवरेबल, ये फेवर नहीं हो रहा है यार, ये बोल रहा है ना ही भाई नहीं हो सकता। अब एड्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, किस पे डिपेंड करेगा अब ये, टेम्परेचर, क्योंकि एक ने बोल दिया फेवर, एक ने बोल दिया होगा, एक ने बोल दिया नहीं होगा, तो अब ये होगा कि नहीं होगा एड्जॉर्प्शन, ये किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। और वो इक्वेशन जो इनको आपस में सबको कोरिलेट करती है,
जो नई इक्वेशन इसको इसको और टेम्परेचर को कोरिलेट करती है वो है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन बताएगी कि किस टेम्परेचर पे होगा, कम पे होगा कि ज़्यादा पे होगा, ये इक्वेशन बताएगी। अब देखो डेल्टा एच कैसा है, इसमें माइनस है तो डेल्टा एच में माइनस लगा देता हूँ। डेल्टा एस कैसा है, ये भी माइनस है तो माइनस और माइनस क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। यानी कि एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी की समीकरण ये बन गई, एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी की समीकरण ये बन गई, ये नहीं है अब ये हो गई। इससे अब तय होगा कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा होना चाहिए, इससे तय होगा। तो अगर आप टेम्परेचर को कम रखोगे बेटा, टेम्परेचर को कम रखोगे तो ये फैक्टर कम हो जाएगा, ये फैक्टर कम होगा यानी कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच बढ़ जाएगा, ये फैक्टर बढ़ जाएगा। इसका मतलब डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, माइनस। डेल्टा जी माइनस यानी कि स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस खुद से होगी, खुद होगी। इसका मतलब है कि भैया एड्सॉर्प्शन में डेल्टा एच फेवर करता है, डेल्टा एस फेवर नहीं करता है। अब एड्सॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और इसको पता करने के लिए हम डेल्टा जी की समीकरण बनाएंगे। डेल्टा जी की ये समीकरण बनी, इस समीकरण ने हमको बताया कि टेम्परेचर लो रखो, टेम्परेचर लो रखो, लो रखने से डेल्टा जी माइनस आ जाएगा और हमारी वो प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो यही यहाँ पे आ रहा है। अगर टेम्परेचर हाई रखोगे तो क्या होगा बच्चे, अगर टेम्परेचर आप क्या कर दोगे, हाई रख दोगे, अगर टेम्परेचर हाई रखोगे तो ये बढ़ जाएगा और ये डेल्टा जी कैसा जाएगा, पॉजिटिव, और ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, और प्रक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब लो टेम्परेचर पे होगी और हाई टेम्परेचर पे नहीं होगी। इसी को कहते हैं भैया, पूरा का पूरा यही खेल है, इसी को कहते हैं ग्रिप गिब्स फ्री एनर्जी फॉर एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या लिखा है। देखो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, इज अ चेंज इन फ्री एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। भैया जब चिपके तो कितना डेल्टा जी में चेंज हुआ उसको कहते हैं, ठीक है। ये एक पैरामीटर है जो बताता है कि ये प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस फिजिबल होगी कि नहीं होगी, ठीक है, ये एड्सॉर्प्शन होता है कि नहीं होता है। अब इसको वो बता रहा है कि आगे क्या बता रहा है, बोल रहा है कि गणितीय रूप में ये फॉर्मूला होता है डेल्टा जी ए डी एस, मतलब एड्सॉर्प्शन। डेल्टा जी एड्सॉर्प्शन बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। ये यहाँ पे डेल्टा जी एड्सॉर्प्शन का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन। डेल्टा एच ए डी एस का मतलब है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। डेल्टा एस ए डी एस का मतलब है एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन। और टी क्या है, टेम्परेचर है। अब वो ये कह रहा है कि डेल्टा जी का साइन डिटरमाइन करेगा कि प्रोसेस एड्सॉर्प्शन में मतलब स्पॉन्टेनियस होगा होगा कि नहीं होगा। अब वो कह रहा है डेल्टा जी का साइन कैसा होना चाहिए, अगर वो जीरो से छोटा हुआ, माइनस में हुआ, ये बोल रहा है माइनस में, इसका मतलब माइनस में हुआ तो एड्सॉर्प्शन होगा, अगर माइनस प्लस में हुआ तो एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, जीरो हुआ तो इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब फिर वो रुक जाएगी प्रक्रिया। अब वो इसको यहाँ पे समझा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इसको तो हम अलग से समझते हैं। एड्सॉर्प्शन एक एड्सॉर्प्शन कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि इंथैल्पी चेंज तो नेगेटिव है कह रहा है, लेकिन यहाँ पर एंट्रोपी चेंज भी क्या है, नेगेटिव है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन, अच्छा ये नेगेटिव ये पूरा वही बता दिया उसने, ठीक है। यहाँ पे इसने पूरा आंसर डिटेल में नहीं समझा रखा है, तो आप लिखेंगे कि यहाँ तक लिख लेंगे आंसर, उसके बाद आप इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ। इसके बाद लिखेंगे फॉर एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन फॉर एड्सॉर्प्शन डेल्टा जी इज गिवन बाय, डेल्टा जी इज गिवन बाय डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन ना, ऐसा तो बताया था मैंने। अब लिखेंगे आगे, therefore at low temperature T delta S is less than, ठीक है, डेल्टा एच, therefore डेल्टा जी बिकम माइनस, एंड therefore डेल्टा जी माइनस हो जाएगा, therefore एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर में होगा, ठीक है। तो ये इतना लिखना है आपने, और हाई टेम्परेचर में इसका उल्टा लिखना है, एट हाई टेम्परेचर ये मोर हो जाएगा देन डेल्टा एच, और डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, एड्सॉर्प्शन डस नॉट अकर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये लिखना है आपने, ये जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उतना लिखिएगा, इसके बाद आंसर को यहाँ से इसमें चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगले टॉपिक में हम
फ्रिडलिच को समझेंगे, लैंगमर को समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।